मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चंद दिनों पहले ये खबर देखने को मिली कि इंडिया की सिर्फ एक कंपनी टाटा ग्रुप की नेट वर्थ पाकिस्तान के कुल जीडीपी से भी बढ़ चुकी है। ये एक ऐसी खबर थी जिसे सुनकर दिल बोझल सा हो गया और जहन माजी की उन सुनहरे दिनों की याद में खो गया जब कभी पाकिस्तान के अपने टाटाज, बरलाज और अंबानीज हुआ करते थे। जब कभी हमारे 5 साल माशी मंसूबे जापान और शुमाली कोरिया जैसे मुल्क बड़े फख्र के साथ कॉपी किया करते थे। जब कभी पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 11.35% हुआ करता था और पाकिस्तान में कहीं तो ऑटोमोबाइल और सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे थे तो कहीं पानी जखीरा करने और इससे बिजली पैदा करने के बड़े बड़े मंसूबे ज़ेरे तामीर थे। और कभी पाकिस्तान के सनती उफक पर बड़े बड़े नाम चमका करते थे जिनमें से बेशुमार अब महज किताबों के बुसीदा सफ़ों की जीनत बन चुके हैं। 1960s के इन बड़े नामों में दाऊद ग्रुप 557 मिलियन की नेटवर्थ के साथ टॉप पोजीशन पर विराजमान था। सैगल ग्रुप 556 के साथ दूसरे और आदमजी 473 के साथ तीसरे नंबर पर था, जबकि खलील ग्रुप की नेटवर्थ 419 मिलियन, कॉलोनी ग्रुप 342, फैंसी 330, वालिका 320, बेवानी 237, क्रिसेंट 199, गंधारा 153, इस्फहानी 153, हबीब ग्रुप 136, खैबर ग्रुप 127 और निशात ग्रुप 127 मिलियन के साथ बड़े बड़े माशी जॉइंट्स में शामिल थे। इनके अलावा बीको ग्रुप, अराग ग्रुप, हाफिज ग्रुप, करीम ग्रुप, मिल वाला ग्रुप, दादाजी ग्रुप, हई सन्स, प्रीमियर, हुसैन इब्राहिम, मौला बख्श, ए खान, रंगून वाला और फ़कीर चंद जैसे न जाने कितने और तेज़ी से उभरते हुए कारोबारी हज़रात शामिल थे जिनका आज कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहा। और ये वो वक्त था जब इंडिया के अंबानी ग्रुप की रिलायंस कंपनी सूदी कारोबार से वाबस्ता थी और जब इसने पहली बार कॉटन इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया तो धीरू भाई अंबानी का पार्टनर तयम्मक लाल रामड़ी खौफजदा होकर रिलायंस से अपनी राहें जुदा कर बैठा कि अगर कॉटन इंडस्ट्री में हम क्लिक ना कर सके तो हमारा सारा सरमाया डूब जाएगा। एक तरफ तो अंबानी ग्रुप की ये बुजदिली थी तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का सैगल ग्रुप कलकत्ता में वेल सेटल्ड कारोबार छोड़कर पाकिस्तान आ गया। हालांकि सैगल ग्रुप कलकत्ता में लेदर और शू इंडस्ट्री में अपने कदम जमा चुका था और वर्ल्ड वॉर 2 में इत्तेहादी अफवाज के लिए शूज, रेन कोट्स और रबड़ की दीगर अशिया का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर चुका था, लेकिन वतन की मोहब्बत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत के दामन में सिर्फ खुशियां और कामयाबियां ही नहीं होती बल्कि बेशुमार सौबतें, जिल्लतें और बेचारगियां भी मोहब्बत के वतन से फूटती हैं। फिर यूं हुआ कि पाकिस्तान के टाटाज, बरलाज और अंबानीज के रास्ते में एक ऐसा शख्स आ गया जो दर्जनों साल पहले फांसी पर झूल जाने के बावजूद भी आज तक जिंदा व जावेद है। भुट्टो साहब ने बयक जुम्बश कलम सारे कारोबार नेशनलाइज करते हुए इनकी रखवाली पर सरकारी बाबू बिठा दिए और यूं बनी बनाई अंपायर्स धड़ाम से जमीन बोस हो गई। सैगल ग्रुप के चेयरमैन को कोहिनूर केमिकल कॉम्प्लेक्स काला शाह काकू से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। नेशनलाइजेशन की पहली फेज में 31 बड़ी कंपनियां नेशनलाइज कर ली गईं, जिनमें 13 बैंक, 12 इंश्योरेंस, 10 शिपिंग और 2 पेट्रोलियम कंपनियां शामिल थीं। जो बाकी मांदा बची थीं वो बाद में कौमियाने की भेंट चढ़ गईं। यूं एक फर्दे वाहिद की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क की मुआशी तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया। इन बड़े बड़े मुआशी ग्रुप्स में चंद एक ही ऐसे थे जो मुल्क में बरपा मुआशी तूफान के थपेड़े खाकर भी डटे रहे, लेकिन बेशुमार ऐसे थे जो हवा में बुखारात की माने तहलील हो गए, जैसा कि फैंसी ग्रुप, वालिका, इस्फहानी, बीको, अराग, मिल वाला, खैबर, हई सन्स आज किताबों के बुसीदा सफ़ों में जिंदा हैं। ख्वाजाज, मेमन्स और बैरोज ग्रुप्स जिन्होंने पाकिस्तान में कारोबार के बीज बोए थे और मालियाती निज़ाम की बुनियाद रखी थी, जो कुछ बचा था वो समेट समाट कर अमरीका और कनाडा शिफ्ट हो गए और हमारे लिए वो सरकारी बाबू छोड़कर चले गए जो सुबह सवेरे पतलून की जेबों में हाथ डालकर कारखानों में दाखिल होते, चाय और स्नैक्स वगैरह की दावत उड़ाते और शाम को घड़ी पर 3 बजते ही अपने आसूदा घरों को वापस चले जाते। जब हमारे मुल्क में ये मुआशी कत्लेआम जारी था तो दूसरी जानिब इंडिया के वज़ीर आज़म नेहरू JRD टाटा के हवाबाजी के शोबे में महारत को देखते हुए इंडियन एयरलाइन के मामलात को देखने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसे JRD टाटा कबूल करते हैं और इंडियन एयरलाइन को अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यही वो फ़र्क था सोच का, विजन का, जिसने इंडिया को टाटाज दिए, बरलाज दिए, अंबानीज दिए और हमारे मुल्क में कायम शख्सी अमरीत ने सब कुछ नेस्तो नाबूद करके रख दिया। गो कि 1976 में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी पर नजरसानी की गई, लेकिन तब तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था, लेकिन इसके बाद भी हमारी बर्बादी का सफ़र थम न सका। भुट्टो के जाने के बाद मुल्क में एक नई तरह की अशराफिया ने जन्म ले लिया, जिन्होंने मुल्क में इंडस्ट्री की बजाय प्रॉपर्टी के कारोबार की हौसला अफजाई करना शुरू कर दी और इस नए कारोबार ने लोगों को दिनों में अमीर कर दिया, क्योंकि बजाय इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने, खाम माल खरीदने, इसे बनाने, फाइनल करने के, एक प्लाट खरीदो, चंद माह रखो और फिर बेच दो
और एक अच्छे खासे इंडस्ट्रियल यूनिट के मुनाफा के बराबर पैसे छाप लो। और इस बहती गंगा में पाकिस्तान के नामवर इदारों, शख्सियात समेत सब ने जी भर कर हाथ धोए, खूब दौलत समेटी, लेकिन पाकिस्तान को एक बबल इकॉनमी में तब्दील कर दिया, जिसकी बुनियादों में इंडस्ट्री की बजाय प्रॉपर्टी से कमाया हुआ धन दफन है। और प्रॉपर्टी के इस कारोबार को भी अब मजीद एक्सपेंड करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान के पास ना तो इंडस्ट्री है, ना ज़राअत और ना ही प्रॉपर्टी। अगर कुछ बचा है तो रिकॉर्डिक जैसे चंद कौमी एसेट्स बचे हैं, जिन पर भी अब इंटरनेशनल गिद्ध मंडलाना शुरू हो गए हैं। और हमारी हालत इस भूखी डायन की जैसी हो चुकी है जो रोटी के एक टुकड़े की खातिर अपने बच्चों की बलि देने को भी तैयार है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, आमीन।